हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल विनर्स इंग्लिश एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज ये हमारा दूसरा सेशन है स्पोकन इंग्लिश के ऊपर, और ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले हमने एक सेशन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करके दिया है, डे 1 सेशन, और उसमें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये सेशन को कंप्लीट कराया था। और उस सेशन में हमने आपको कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस जो डेली यूजेस में प्रैक्टिस किए जाते हैं, वो सारे सेंटेंसेस हमने आपको प्रोवाइड कराए थे यहाँ पर। और उम्मीद है कि आपने उस सेशन का लुत्फ उठाया होगा और उसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। तो आज हम सेकंड सेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, और ये सेकंड सेशन इतना इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। लेट्स बिगिन। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं सेकंड सेशन के ऊपर, तो सेकंड सेशन में जो हमारा सेकंड सेशन है वो होने वाला है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये सेकंड सेशन हमारा जो है वो होने वाला है एकदम जो ग्रामर के बेसिक्स होते हैं उस पर भी आपको ध्यान देने होते हैं। जब भी आप स्पोकन इंग्लिश में आते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश जो है जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें जो है ग्रामर का रोल नहीं है। ग्रामर का इम्पॉर्टेंट रोल है, अगर आप देखें ऐसे तो ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वो बहुत ही माइनर लेवल पे है, ये नहीं मेजर लेवल पे है कि आप एक एक ग्रामर के टॉपिक करेंगे तभी जाकर के आप स्पोकन कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं मिथ है, और ये बहुत हद तक जो है आप चीज़ों को ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा नेटिव जो स्पीकर होते हैं, हमारे हमारे देश में जो नेटिव स्पीकर है, जो भी दूसरे देश के आकर के यहाँ पर बोल रहे हैं अंग्रेज़ी, कहीं ना कहीं नेटिव स्पीकर है, या हम लोग जो यहाँ पर अंग्रेज़ी बोलने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे बेहतर बोल पाते हैं, नेटिव स्पीकर से बेहतर। तो एक लर्निंग प्रोसीजर होता है जिसके बेसिस पर हम एक अच्छा स्पीकर बनने का प्रयास करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक नेटिव स्पीकर है तभी आप अंग्रेज़ी बोल पाएंगे, आप सीख करके भी एक बेहतर स्पीकर बन सकते हैं, एक बेहतर अंग्रेज़ी के स्पीकर, एक बेहतर इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। तो इस सेशन को उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट तक देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स ग्रामर के टॉपिक पर। कुछ बेसिक्स ग्रामर के टॉपिक है यहाँ पर जिस पर हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर आपको कुछ होमवर्क देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और कई सारे टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। ये टॉपिक वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले जब भी हम इंग्लिश की दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कि इंग्लिश का निर्माण होता कैसे। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, जब भी हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो हम वो हमारे अंदर से जो है वो साउंड निकलता है। साउंड इन द सेंस ध्वनि निकलता है। ध्वनि इन द सेंस जैसे हम भी कोई भी चीज़ बोलते हैं तो उसका साउंड निकलता है। साउंड के बेसिस पर जब हम उसको रिटर्न करते हैं यहाँ पर, तो ये लेटर का फॉर्म में आता है, लेटर के फॉर्म में आता है। और जब लेटर से ही फॉर्मेशन हम करते हैं, यहाँ पर लेटर से फॉर्मेशन करते हैं वर्ड का, और वर्ड से ही जो फॉर्मेशन होता है वो होता है सेंटेंस का, वो होता है सेंटेंस का। और सेंटेंस से ही फॉर्मेशन होता है पैराग्राफ का। राइट, सेंटेंस से ही फॉर्मेशन होता है आपका पैराग्राफ का। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक एक फॉर्मेशन से लेकर के, यहाँ पर एक एक फॉर्मेशन से लेकर के हम अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो साउंड्स है, जो हमारा साउंड हमारे जो वोकल कॉर्ड से या जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं साउंड के बेसिस पर ही लेटर हम लोग यहाँ पर, लेटर एक तरह से सिंबल होता है। राइट, सिंबल होता है कोई भी, जैसे अगर हम मान लीजिए अगर हम ए लिख रहे हैं, सपोज ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिंबल है, लेकिन इसका जो उत्पत्ति है, इसका जो कहीं ना कहीं जो जहाँ से वो निकला है वो एक साउंड के बेसिस पर ही इसका निर्माण हुआ है। तो साउंड जो है इससे ही लेटर का निर्माण हुआ है। लेटर को हम सिंबल के थ्रू यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा अब देखेंगे यहाँ पर लेटर से ही जो वर्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि लेटर से ही वर्ड का निर्माण होता है। इसके बाद वर्ड से ही एक सेंटेंस का निर्माण होता है, और सेंटेंस से ही एक पैराग्राफ बनता है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरी ये है आपको कि एक एक चीज़ों के बारे में समझना कि लेटर क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, पैराग्राफ क्या होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लेटर के ऊपर, लेटर के ऊपर बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा पहला सेशन है, ये ग्रामर बेसिक के ऊपर, और ये दूसरा सेशन है आपका स्पोकन इंग्लिश डे का, डे 2 सेशन है यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का। तो ग्रामर के ऊपर ये हमारा पहला ही सेशन है। बेसिक्स ऑफ
ग्रामर, बेसिक्स ऑफ ग्रामर, राइट। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लेटर के बारे में। लेटर के बारे में आप यहाँ पर समझिए, लेटर, लेटर की अगर हम बात करें तो लेटर एक्चुअली क्या होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, या लैंग्वेज भी कह सकते हैं, बिकॉज ये दोनों में होता है, इंग्लिश हिंदी या जो भी लैंग्वेज होते हैं सभी में लेटर होते हैं। यहाँ पर अपने अपने उसके सिंबल होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं लेटर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो लेटर होता है ना, सबसे छोटी इकाई होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी मकान का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे सबसे बड़ा जो भूमिका होता है एक ईंट का होता है। तो ईंट कहीं ना कहीं फॉर्मेशन, ईंट से ही फॉर्मेशन होता है यहाँ पर दीवार का, और दीवार जब बनता है तो वही उसी से फॉर्मेशन होता है, कहीं ना कहीं उसी फाउंडेशन पर टिका होता है आपका बिल्डिंग, टिका होता है, राइट। तो अगर आपका फाउंडेशन ही अच्छा नहीं है, फाउंडेशन ही खराब हो गया, तो आप इंग्लिश को बोल ही नहीं सकते हैं, चीज़ों को आप कर ही नहीं सकते। तो ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका फाउंडेशन जो है कम से कम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाकर के आप बेहतर स्पीकर बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या, लेटर के ऊपर, लेटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लैंग्वेज का। बिकॉज डीपली बात नहीं करेंगे क्योंकि ये स्पोकन सेशन है, हम ग्रामर आपको नहीं पढ़ा रहे, ये ग्रामर ओरिएंटेड सेशन नहीं है, ये एक स्पोकन सेशन है। तो स्पोकन में जितनी ज़रूरत है, जितनी नीड्स है, वो हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर ले यहाँ पर। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होते हैं यहाँ पर लेटर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें लेटर के बारे में, सपोज इसके बारे में थोड़ा सा और हम यहाँ पर इलेबोरेट कर देते हैं। यहाँ पर चलिए थोड़ा सा हम इसको और बढ़ाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब भी हम लेटर की बात करते हैं तो लेटर के भी दो पार्ट्स होते हैं, लेटर के भी दो पार्ट्स होते हैं। तो आप यहाँ पर समझिए, लेटर जो होते हैं, पहला एक तो होता है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, और दूसरा यहाँ पर होता है स्मॉल लेटर, राइट। स्मॉल लेटर का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार होता है, और अगर हम बात करें कैपिटल लेटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। तो अगर हम बात करते हैं कैपिटल के ऊपर, अब देखिएगा कैपिटल से आप यहाँ पर तीन वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तीन वर्ड को यहाँ पर याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। तो पहला हमने आपको बताया कि जो हमारा कैपिटल है ना, कैपिटल, कैपिटल का तीन मतलब होता है। अब क्या क्या मतलब होता है समझिए। जैसे लेटर के, अगर लेटर के मायने में देखें तो इसका मतलब बड़ा होता है, कैपिटल मतलब बड़ा, बिग, राइट। इसके अलावा कैपिटल का मतलब एक राजधानी भी होता है, आप समझिए, कैपिटल का मतलब यहाँ पर एक राजधानी भी होता है। और कैपिटल का मतलब जो है, अगर कॉमर्स में हम चले जाएं तो यहाँ पर पूंजी भी होता है, पूंजी जिसको कहते हैं, आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पूंजी चाहिए तो वो कैपिटल होता है। तो आप ये समझिए, मीनिंग में कोई वेरिएशन नहीं है, मीनिंग सेम है, मतलब इसका जो स्पेलिंग है वो सेम है, बट मीनिंग में सबका वेरिएशन है। आप देख पा रहे हैं कि इसका जो अर्थ है वो क्या है यहाँ पर, तो ये बड़ा हो गया, यहाँ पर ये बड़ा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है, राजधानी है, फिर इसी का मतलब क्या है, यहाँ पर पूंजी है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि इस स्पेलिंग में कोई वेरिएशन नहीं है, बट यहाँ पर इसके जो मीनिंग है, इसके जो अर्थ है उसमें वेरिएशन है। चलिए तो नेक्स्ट बात कर लें, और स्मॉल का मतलब छोटा होता है, छोटा। तो यहाँ पर एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, तो आपको ये प्रॉपर्ली समझ आ रहा होगा। ऐसे लेटर को हम हिंदी व्याकरण में वर्ण कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, वर्ण, वर्ण बोलिए या अक्षर बोल सकते हैं। चलिए खैर हम इस पर बात करते हैं। नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट यूनिट हमारा जो होता है, इसमें इसी कड़ी में जो हमारा नेक्स्ट यूनिट होता है उसमें हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। तो नेक्स्ट यूनिट जो हमारा होता है वो होता है आपका वर्ड, राइट। नेक्स्ट यूनिट जो हमारा होता है वो होता है आपका वर्ड। तो अगर हम वर्ड की बात करें, राइट, अगर हम वर्ड की बात करें, अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या होता है समझिए। सबसे पहले अगर हम वर्ड की बात करें तो क्या होता है एक्चुअली वर्ड, वर्ड किससे बनता है, तो लेटर से ही बनता है। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर। अब ये बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, अ ग्रुप ऑफ लेटर, बट इसका प्रॉपर अरेंज होना चाहिए, मतलब ये प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट। बिकॉज अगर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है तब तक वो शब्द नहीं बन सकता। आप समझिए बात को। यहाँ पर जब भी बात करते हैं ग्रुप ऑफ लेटर की तो उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी कि ये एक सही सीक्वेंस में होना चाहिए, तभी जाकर के हो पाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की, अगर हम बात करें
क्योंकि यहाँ पर अगर हम बोलते हैं, अगर ऐसे भी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब फिर क्या हो जाता है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो ये वर्ड्स बोलते हैं। आप समझिए यहाँ पर, तो जैसे ही हम बात कर रहे हैं, जैसे ही हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, तो वर्ड हम कब कहेंगे, जब इसका यहाँ पर इसका यहाँ पर एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, तभी जाकर के ये वर्ड हो पाएगा। तो आप समझिए ये जो पॉइंट हमारा है वर्ड्स, वर्ड भी दो तरह के कैटेगरी में आते हैं, दो तरह की कैटेगरी में आते हैं। एक तो आपका होता है मीनिंगफुल वर्ड, राइट, एक होता है आपका मीनिंगफुल वर्ड, और दूसरा हमारा होता है मीनिंगलेस वर्ड, मीनिंगलेस वर्ड। अब एक चीज़ समझिए, जो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो मीनिंगलेस नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है, बट आपको ये पढ़ना होता है, ये यही होता है मीनिंगफुल। अगर अगर किसी भी शब्द का अगर कोई मतलब है तभी जाकर के वो शब्द होगा, अदरवाइज वो शब्द नहीं होगा। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि वर्ड्स के बारे में हमने आपको बताया क्या, कि ग्रुप ऑफ लेटर, उसका जिसका जो है एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, तभी जाकर के आप यहाँ पर इसको वर्ड कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं, सपोज अगर हम बोलते हैं पेन, तो इसमें हमने कितने लेटर को यूज़ किया, इसमें हमने कितने लेटर को यूज़ किया, तो इसमें हमने 3 लेटर को यूज़ किया। पहला यहाँ पर PEN, आप समझिए कुछ भी अगर आप लिख लीजिए, बोर्ड लिख लीजिए आप, अगर हम बोर्ड की बात कर रहे हैं तो ये बोर्ड लिख लीजिए, ये इसका मीनिंग क्या है बताइए, कुछ ना कुछ इसका मीनिंग है, तभी जाकर के जो है ये वर्ड हो पाएगा, राइट। लेकिन मीनिंगलेस वर्ड की अगर हम बात करें, अगर कुछ भी लिख देते हैं XYZ, क्या इसका कोई मीनिंग है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है। तो मीनिंगलेस नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, बट अगर आप ऐसे देखें तो मीनिंगलेस बोल सकते हैं कि वर्ड को 2 कैटेगरी में रखा गया है, मीनिंगफुल, मीनिंगलेस। लेकिन वर्ड का मतलब ही होता है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल अगर नहीं होगा तो वर्ड हो ही नहीं सकता है वो, राइट। तो आप ये समझ पा रहे हैं अच्छे से वर्ड के बारे में। नेक्स्ट, ये हम क्यों बता रहे हैं, स्पोकन में जो भी लोग जो है गांव वगैरह से आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है आपके जो डे टू डे लाइफ में आप बोलना सीख रहे हैं, साथ ही साथ कुछ बेसिक्स ग्रामर के भी नॉलेज आपको हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई गलत बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो उसके प्रोनाउंसिएशन पर आप क्लेम कर सकते हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं सेंटेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि अ ग्रुप ऑफ लेटर जिसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए तभी जाकर के वर्ड हो पाएगा, उसी प्रकार से एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड which makes complete meaning, right, complete meaning और complete sense, complete meaning, complete meaning की अगर बात करें, मतलब यहाँ पर अगर हम ये बोले, यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई जो है ना कंप्लीट मीनिंग है, यानी कि कोई सार्थक अर्थ है, सही अर्थ है, तभी जाकर के वो सेंटेंस होगा। सपोज अगर हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम ऐसे देखें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये बोलते हैं, जैसे दिस इज अ पेन, राइट, दिस इज अ पेन। अगर हम देखें ऐसे, तो दिस का भी एक अपना मतलब होता है, इस का भी एक अपना मतलब होता है, ए का भी अपना मतलब है, और पेन का भी अपना मतलब है। तो 4 जो है वर्ड्स मिला करके हमने एक सेंटेंस को यहाँ पर अरेंज किया है। अगर इसी का अरेंजमेंट खराब कर दे तो ये सेंटेंस नहीं होगा, राइट। अगर जैसे मान लीजिए पेन को हम पहले कर दे, दिस को बाद में, इस को बीच में ऐसे कर दे, तो इसका अरेंजमेंट अगर हम खराब कर दे तो ये वर्ड की श्रेणी में नहीं आ सकता है। तो ये वर्ड मतलब ये जो सेंटेंसेस है ना, वो सेंटेंसेस श्रेणी में नहीं आएंगे, वर्ड्स तो रहेंगे बट वो सेंटेंसेस श्रेणी में नहीं आ सकते हैं, तो उसको हम सेंटेंस की श्रेणी में कभी नहीं रख सकते हैं। तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं हम कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। चलिए, तो अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे हम ये कह रहे हैं कि क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, राइट, क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, राइट, क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम। तो अगर हम ये कह रहे हैं ना, आप समझिए, यहाँ पर क्या है, क्रिकेट। अगर हम इसको चेंज करके उधर कर दे, गेम को इधर कर दे, तो क्या ये अरेंजमेंट खराब हो जा रहा है, जिसके वजह से उसको सेंटेंस की श्रेणी में नहीं रखते हैं। पैराग्राफ की अगर बात करें तो ढेर सारे सेंटेंसेस को किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम लिखते हैं, या एक 10 लाइन या 15 लाइन अगर हम बना देते हैं, तो एक पैराग्राफ की श्रेणी में आ जाते हैं। तो पैराग्राफ क्या होता है कि सेंटेंसेस का जो है ना वो मिक्सर होता है, राइट। सुन पा रहे हैं बात। अब पैराग्राफ क्या होता है, सेंटेंसेस का एक मिक्सर होता है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं हम
कि ये जो हमने बेसिक्स वाला पोर्शन आपको कराया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे हमने आपको लेटर कराया था, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और चीज़ इसमें हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, अल्फ़ाबेट के ऊपर, राइट। अल्फ़ाबेट थोड़ा सा बताते हैं। स्पोकन में इसका नीड क्या है? इसका नीड एक्चुअली है कुछ भी नहीं, बट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब भी आप स्पोकन कर रहे हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमने यहाँ पर प्लेज लिया है 60 डेज़ का। 60 डेज़ में आप बहुत हद तक, टू सम एक्सटेंट, बहुत हद तक आप यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को, राइट। तो हमने यहाँ पर ये बताया है, हमने आपको ये बताया, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम कह रहे हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ लेटर, राइट। सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि जो वर्णों के क्रमबद्ध समूह या एक सही समूह को हम क्या कहते हैं यहाँ पर या व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट कहते हैं। अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं ना, वो भी 3 कैटेगरी में यहाँ पर होते हैं, 3 कैटेगरी में बटे होते हैं। पहला कैटेगरी क्या होता है, आप में से बता सकते हैं, बताइए। तो हम बोल सकते हैं पहला कैटेगरी वॉवेल होता है। सेकेंड जो कैटेगरी होता है वो होता है आपका कॉन्सोनेंट, राइट, कॉन्सोनेंट। और जो थर्ड कैटेगरी हमारा होता है वो होता है हमारा सेमी वॉवेल, राइट। तो ये 3 कैटेगरी होते हैं। अगर हम बात करें वॉवेल के ऊपर, तो वॉवेल का जो प्रोनाउंस होता है, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं उसके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो इटसेल्फ होता है, मतलब उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आप ये समझिए, जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि ए, तो ए में सिर्फ ए का ही साउंड आ रहा है, दूसरे का साउंड नहीं आ रहा है, यानी कि ये खुद ही प्रोनाउंसिएशन इसके होते हैं। तो आप ये आपको बता देते हैं हम यहाँ पर कि ये 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। हम ऐसे बोल सकते हैं ए ई आई ओ और यहाँ पर यू। तो ये 5 जो होते हैं ना, वो क्या होता है बताएंगे यहाँ पर। तो ये अल्फ़ाबेट्स में वॉवेल होते हैं। तो वॉवेल की अगर हम बात करें, तो अगर हम वॉवेल की बात करें तो यहाँ पर ये 5 होते हैं। अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो ये 19 होते हैं, डब्लू और वाई को छोड़ करके, और ये 5 को छोड़ करके जितने भी होते हैं, ये डब्लू और वाई जो है ना वो सेमी वॉवेल है। इसके अलावा जो रिमेनिंग जो भी है वो सारे के सारे यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। तो 19 आपके क्या होते हैं बताएंगे यहाँ पर। 19 होते हैं आपके यहाँ पर, 19 जो होते हैं वो होता है कॉन्सोनेंट, और जो आपका 2 होता है वो सेमी वॉवेल, और यहाँ पर ये जो 5 होते हैं वो होते हैं आपके आपके वॉवेल, राइट। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, बचपन में जो है हम लोग क्या करते हैं ऐसे कि इसी को वॉवेल को ही और कॉन्सोनेंट को ही हम जानते हैं। ये सेमी वॉवेल जो है एक नया टर्मिनोलॉजी यहाँ पर ऐड हुआ है, राइट। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी ये वॉवेल का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कभी ये कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर सेमी का अगर आप देखें तो सेमी का वैसे मीनिंग अगर होता है कहीं पर भी, मैथमेटिक्स में अगर आप लेकर चले या कहीं पर भी लेकर चले, तो इसका मतलब होता है आधा, राइट, अर्ध होता है, ऐसे आप समझिए। तो सेमी जहाँ जहाँ पर लगा हो वहाँ पर आप समझिए कि आधा है यहाँ पर, राइट। अगर हम फिजिक्स में लेकर चले तो इसका मतलब जैसे मोनो बोलते हैं, मोनो का मतलब सिंगल होता है, और जैसे हम बोलते हैं डाई का मतलब यहाँ पर डबल होता है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सेमी वॉवेल, अब इसके बारे में थोड़ा सा हमने आपको क्या बताया था कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें वॉवेल, कॉन्सोनेंट और क्या होते हैं, सेमी वॉवेल। इसका प्रोनाउंसिएशन में ये किसी का सहायता नहीं लेता है, मतलब ये इटसेल्फ अपना प्रोनाउंसिएशन ये खुद ही निकालता है। इसके बेसिस पर ये जो है ना वो वॉवेल कहलाता है। इसके अलावा कॉन्सोनेंट किसका सहायता लेता है, यहाँ पर किसका हेल्प लेता है, तो हेल्प लेता है वॉवेल का। जैसे मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं के, तो के कह रहे हैं तो ए के बिना कहना मुश्किल है, मतलब मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है, कह ही नहीं सकते आप यहाँ पर। तो अगर हम के कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ए का सहारा ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ए जो है वो आपका क्या है, वो वॉवेल है। तो आप ये समझ पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए, तो हमने ये अल्फ़ाबेट के बारे में भी आपको अच्छे से बता दिया। तो अगर किसी का कोई जो ऐसे बोलते हैं, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कभी अल्फ़ाबेट को आप अल्फ़ाबेट बोल देते हैं, तो कोई यहाँ पर ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पर सेम प्रोनाउंसिएशन कॉपी करें। आप जो बोल रहे हैं, जैसे भी बोल रहे हैं, आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करें। ज़रूरी नहीं है कि सबका जो है इंग्लिश एक ही तरह का इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन जैसे भी आप बोल पा रहे हैं वैसे आप बोलने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर स्पीकर बनेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, और ये जो हम आपको चीज़ बता रहे हैं ये आपको
जो बेसिक जो चीज़ें होते हैं, जैसे अगर आप कभी नहीं पढ़े आप तो इसके बेसिस पर आप चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं, चीज़ों को एक बार रिमाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड, तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो यहाँ पर अब देखिएगा, समझिए, अब थोड़ा सा हम इसमें और भी बेसिक्स को लेकर आते हैं। जैसे हमने आपको बता दिया क्या, अब देखिएगा जब भी हम ग्रामर की बात करते हैं या स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें जो पूरा का पूरा ग्रामर है वो डिपेंड है किस पर, बताएंगे यहाँ पर। वो पूरा का पूरा जो डिपेंड है ग्रामर, वो किस पर डिपेंड है, वो पूरा का पूरा जो ये जो पूरा का पूरा डिपेंड है ना, वो ग्रामर किस पर डिपेंड है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर ये जो है आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर वर्ब है, राइट। तो आप समझिए यहाँ पर, तो अगर हम ये कह रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो इंग्लिश है वो इस पर ही टिका हुआ है। मतलब इसके बारे में आपको जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, इसके बारे में कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट ही है। अगर किसी भी सेंटेंस को आप बना रहे हैं तो इससे आपकी मुलाकात जरूर होगी यहाँ पर, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम बात करें, सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट के ऊपर अगर बात करें तो आप ये जानते हैं कि जो यहाँ पर काम करने वाला होता है, जैसे हम ये बोलते हैं यहाँ पर जो वर्क करता है ना, ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु वर्क इन द सेंटेंस, जो वाक्य में कहीं ना कहीं काम करता है, क्या करता है यहाँ पर, काम। तो आप ये हिंदी में ये कह सकते हैं कि जो काम करने वाला होता है, क्या करने वाला होता है, काम करने वाला, यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो आपका सब्जेक्ट है। और कई बार ऐसे होता है कि वो एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, उसके बाद भी हम उसको सेंटेंस में सब्जेक्ट की कैटेगरी में लाते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे मैं खेल रहा हूँ, राइट, आई एम प्लेइंग, जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी क्रियाओं को कर रहे हैं। बट अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो क्या आपने इसमें क्या काम किया है ना, इसमें आप क्या काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती है सब्जेक्ट, ये इस पर भी डिपेंड करता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। किसी न किसी वर्ड से जब भी किसी भी चीज़ को हम दिखाने का प्रयास करते हैं, जब भी सेंटेंस में हम पहली बार किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी भी वर्ड्स का यूज़ करते हैं सेंटेंस में पहली बार, तो आप समझिए उसको हम सेंटेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं, राइट। तो सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे यहाँ पर, जैसे, तो आप ये समझिए जब भी हम बात करते हैं सेंटेंस की कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं। तो काम करने वाला जो होता है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस के सब्जेक्ट की कैटेगरी में। इसके अलावा अगर हम सब्जेक्ट, हमने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए या किसी भी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए, तब पर भी वो सब्जेक्ट हो सकते हैं। व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड फर्स्टली इन द सेंटेंस, राइट, तब आप उसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर वो आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं, समझिए। तो हमने आपको क्या बताया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये देखें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर हम ये देखें, हम ये कह रहे हैं यहाँ पर आई एम प्लेइंग, तो इसमें क्या दिख रहा है कि वह खेल रहा है, या यहाँ पर एक वर्ड हम एक टर्म यूज करते हैं और वह क्रिकेट खेल रहा है। तो आप समझिए इस बात को, अगर हम कह रहे हैं क्रिकेट खेल रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है इसमें, तो आई। तो आई क्या है बताएंगे यहाँ पर, आई एक सब्जेक्ट है। अभी आपको नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं लेनी है, आगे हम बता रहे हैं इसके बारे में खुद ही। आगे देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं सपोज आप समझिए, अगर हम ऐसे कह रहे हैं राहुल इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, अगर हम ये बात कर रहे हैं तो राहुल क्या काम कर रहा है, बात करने का। आप समझिए ये भी
कहीं ना कहीं एक्शन कर रहा है। काम करने का मतलब क्या, बात करना कोई काम थोड़े होता है, लेकिन अगर कह रहे हैं कि एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात करने के लिए हमारी एनर्जी वेस्ट होते हैं, हम वहाँ पर खड़े होकर बात करते हैं, बैठ कर बात करते हैं, टाइम लॉस होता है, तो कहीं ना कहीं एक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर काम करने का सीधा सा मतलब है कि एक्शन को कहीं ना कहीं दिखाना। जैसे हम कोई भी मोबाइल चला रहे हैं तब पर भी हम कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं। जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं, सपोज अगर हम अपना अगर कोई राइटिंग भी कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो सब्जेक्ट क्या होता है? तो पहला तो हमने आपको ये बता दिया कि काम करने वाला, राइट। दूसरा हमने ये बताया कि जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, सेंटेंस में पहली बार या नाउन या प्रोनाउन को अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए या उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताने के लिए, तब भी उसको हम सब्जेक्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछेगा ऐसे कि दैट इज़ योर वॉच, या दैट इज़ माई वॉच कह सकते हैं ऐसे, दैट इज़ माई वॉच। आप समझिए यहाँ पर दैट इज़ योर वॉच, माई वॉच। अगर हम कह रहे हैं दैट, इसमें क्या है, ये सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है आपका। तो सब्जेक्ट हम कब कहेंगे यहाँ पर? किसी भी चीज़ में किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए तो हम वहाँ पर क्या कह सकते हैं, उसको सब्जेक्ट कह सकते हैं। आई होप आपको ये सब्जेक्ट वाला पोर्सन आपका क्लियर हो रहा होगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, नेक्स्ट में बात करते हैं यहाँ पर देखिए, जब भी हम बात करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, थोड़ा सा और भी इसमें हम आपको डिटेलिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट होने के लिए, सब्जेक्ट को बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो हमारा नाउन और दूसरा क्या होगा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर प्रोनाउन, राइट। अब देखिए यहाँ पर नाउन का प्रो वर्जन है, यहाँ पर प्रोनाउन। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, जैसे आप नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन एक्चुअली क्या होता है। अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन किसे कहते हैं? तो आप नाउन जो होता है ना, वो नेम के इक्विवेलेंट होता है, आप समझिए। नाउन जो है वो नेम के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि नाउन का मतलब ही है किसी भी चीज़ का नाम, राइट। किसी भी चीज़ का नाम। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ है जिसका कोई अपना नाम है, वो सारे के सारे नाउन है। कुछ भी हो सकते हैं, वो किसी फीलिंग्स का नाम हो सकता है, वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। वो सारे के सारे जो चीज़ है वो नाउन की कैटेगरी में आएंगे यहाँ पर। इसके अलावा तो हमने आपको पहले ही बताया कि सब्जेक्ट को होने के लिए, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, या तो नाउन की या तो प्रोनाउन की। तो हमने आपको बताया कि नाउन जो है वो नेम के इक्विवेलेंट होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पोर्शन में अगर हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट में अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो अगर हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन के ऊपर, ये आपको देखने ही से लग रहा होगा जो प्रोनाउन है ना, वो नाउन के प्रो वर्जन है। आप समझिए, जब भी हम बात करते हैं प्रोनाउन के ऊपर, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि हम नाम के बदले यूज करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जिसका प्रयोग हम नाउन के बदले करते हैं, इंस्टेड ऑफ नाउन या इन प्लेस ऑफ नाउन, तो वो सारे के सारे जो है ना, वो क्या कहलाते हैं बताएंगे यहाँ पर। वो सारे के सारे जो है वो प्रोनाउन कहलाते हैं। हमने एक और डेफिनेशन इसमें ये दिया है, आप समझिए। ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप ऐसे देखेंगे, ये सारे बुक में आपको ये मिल जाएंगे कि इंस्टेड ऑफ नाउन का मतलब ये होता है कि नाउन के बदले हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। इसका प्रो वर्जन है, राइट। अगर हम बात करें ऐसे कि ऐसा शब्द, अ वर्ड विच हैज़ नो नेम, अ वर्ड विच हैज़ नो नेम, जिसका कोई अपना नाम नहीं होता है, उसको भी आप किस कैटेगरी में रख सकते हैं? तो यहाँ पर प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, क्या अगर हम ही की बात करें तो क्या ही किसी का नाम है? बताइए, ही किसी का नाम है? ही किसी का नाम नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं सी के बारे में, तो सी किसी का नाम है? बताइए, नाम के बदले यूज हो रहा है, लेकिन ये किसी का नाम है? नहीं है। इट की बात करें, किसी का नाम नहीं है, तो ये सारे के सारे जो वर्ड है ये क्या कहलाएंगे बताएंगे यहाँ पर? प्रोनाउन। और भी हम कई सारे एग्जाम्पल आपको देंगे, जैसे हम लेते हैं समवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, दैट, दिस, यहाँ पर दीज, दोज, ये सारे के सारे सभी प्रोनाउन है। यानी कि कहने का मेरा एसेंस ये है, तात्पर्य ये है कि जो भी प्रोनाउन होते हैं उनका कोई अपना नाम नहीं होता है, वो नाउन के बदले यूज किए जाते हैं, राइट। चलिए, अब यहाँ पर जो नाउन है, नाउन के बारे में थोड़ा सा एक क्लैरिटी दे देते हैं हम आपको। जैसे किसी भी नाम को हम यहाँ पर नाउन कह देते हैं। जैसे ये किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, कुछ भी ऐसे हो सकते हैं। तो आप ये समझिए, जैसे अगर हम बात करें राहुल क्या है? एक नाउन है। अगर हम बात करें यहाँ पर काऊ भी किसी न किसी यहाँ पर जानवर का नाम है।
पेट एनिमल का नाम है, ये यहाँ पर क्या कहलाएंगे बताएं, यहाँ पर नाउन कहलाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर है कि ये जो प्रोनाउन है ना, ये इसका एक सेंस ये बन रहा है, या तो आप ये कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, या अ वर्ड विच हैज़ नो नेम, ये कह सकते हैं इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये किसी न किसी नाम के बदले यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपको हम इसके बारे में भी इलेबोरेट करके बताते हैं, थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में इलेबोरेट करके बताते हैं, समझिए, इलेबोरेट करके बताते हैं। स्पोकन में इसका अहम योगदान है, और कहीं ना कहीं अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप नहीं तो किसी सेंटेंस को बना पाएंगे, नहीं तो आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं नाउन के ऊपर, तो अगर हम ये बात कर रहे हैं, सपोज इसमें हम आपको ये काइंड्स नहीं पढ़ाने वाले हैं, टाइप्स नहीं पढ़ाने वाले, सिर्फ इतना बताने वाले हैं कि नाउन को जो है, नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो अगर हम किसी व्यक्ति का नाम बात करें, यहाँ पर किसी पर्सन्स का नाम, पर्सन्स नेम की अगर हम बात करें, सपोज किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे राहुल की अगर हम बात करें, नरेंद्र की अगर बात करें, या किसी गर्ल्स की बात करें, तो ये यहाँ पर। इसके अलावा जो प्रोनाउन जब हम यूज़ करते हैं, तो प्रोनाउन का एक सीधा सा काम होता है, प्रोनाउन का एक सीधा सा काम होता है नाउन के रिपीटेशन को रोकना। नाउन की रिपीटेशन को रोकने का जो काम करती है वो कौन करती है यहाँ पर, तो वो प्रोनाउन करती है यहाँ पर। मतलब नाउन के रिपीटेशन को रोकने का काम इसलिए किया जाता है, जब भी किसी सेंटेंस को या जब भी किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम बार बार बता रहे हैं और वो शब्द, वो जो नाम है वो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेंटेंस हमें भद्दा लगने लगता है। इसके वजह से हम यहाँ पर प्रोनाउन का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पर्सन्स के नाम बताए, जैसे हमने थिंग्स के नाम बताए, यहाँ पर किसी वस्तु का नाम है ये बोल सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, चेयर, टेबल, कुछ भी ले सकते हैं आप। दिस ऑल आर नाउन, राइट। आप समझिए यहाँ पर। तो हमने आपको ये बताने का आपको प्रयास किया। अगर आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर प्रोनाउन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउन में एक्चुअली क्या होता है समझिए। प्रोनाउन में अगर हम बात करें, जैसे प्रोनाउन की अगर हम बात करें, तो ये जैसे अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, सपोज अगर हम राहुल के बारे में बता रहे हैं, राहुल के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, राहुल इज माई फ्रेंड, राइट। राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि राहुल किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है वो नाउन है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राहुल के बदले, हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, तो राहुल के बदले हमने ही वर्ड यूज़ किया है, दैट मीन्स ये आपका प्रोनाउन है। क्या ये किसी का नाम है? नहीं, लेकिन नाम के बदले यूज़ हो रहा है, इसलिए क्या हो गई, ये प्रोनाउन हो गया यहाँ पर। तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये नाउन और प्रोनाउन जो है अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो सब्जेक्ट को होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? सब सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए हमें नाउन और प्रोनाउन की जो है आवश्यकता होगी। तो ये आप क्लियर हो गया होगा अच्छे से पॉइंट। इसमें और भी चीज़ें हम बोल सकते हैं, जैसे कुछ भी आप ले सकते हैं। इसमें भी प्रोनाउंस के प्रकार होते हैं कि इसमें जो है 10 काइंड्स इसके होते हैं, बट हम काइंड्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये स्पोकन क्लास है यहाँ पर। अगर हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर, तो हमने आपको पहले ही बताया कि सब्जेक्ट होने के लिए हमें या तो नाउन की आवश्यकता होगी या तो प्रोनाउन की आवश्यकता होगी। तो उसी प्रकार से अगर हम सेंटेंस कुछ लेते हैं, तो आप आइडेंटिफाई करके बताइए। जैसे अगर हम कह रहे हैं यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड की अगर हम बात करें, तो क्या यू किसी का नाम है? तो आप कहेंगे नहीं, ये किसी का नाम नहीं है। लेकिन नाम के बदले यूज़ किए जाते हैं, तो जो नाम किसी का नहीं होता बट ये नाम के बदले हम यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोनाउन होते हैं। तो ये क्या है बताएंगे यहाँ पर, प्रोनाउन। आपको ये नहीं बताना है कि ये कौन से प्रोनाउन है, पर्सनल है, या आप ये बोल सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, या इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे हम यहाँ पर। आगे देखिए, इसी प्रकार से अगर हम देखें, जैसे सपोज अगर हम ऐसे कह रहे हैं, जैसे he has a football, he has a football, he has a football। आप बताइए यहाँ पर जो ही है, क्या ही किसी का नाम है? बताइए, ही किसी नाम के बदले यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होंगे बताएंगे यहाँ पर, प्रोनाउन, राइट। अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं राधा के ऊपर, बताइए। तो आप समझिए यहाँ पर राधा इज अ ब्रिलियंट
ब्रिलियंट गर्ल। आप समझिए ब्रिलियंट की अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रिलियंट के बारे में, राधा के बारे में, तो राधा एक्चुअली ये क्या है बताएंगे यहाँ पर। राधा क्या है बताइए। राधा किसी लड़की का नाम है, तो ये नाउन की कैटेगरी में आएंगे। और यहाँ पर जो गर्ल है ये भी नाउन है, ये भी किसी न किसी जो है लिविंग चीज़ का नाम है ना, लिविंग का नाम है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी क्या है, ये भी नाउन है। आप अगर नाउन की क्लास अगर आपको देखनी हो तो अवेलेबल, ऑलरेडी अवेलेबल है आपका जो आपका BKS विष्णु ऑनलाइन क्लासेस है, उस पर वो कंप्लीट क्लास अवेलेबल है, राइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बात करते हैं राधा के ऊपर, राधा इन द सेंस कि ये नाउन है। तो अगर हम बात करें ये भी तो सब्जेक्ट है ना, ये इसको सब सेंटेंस में हम सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं। सेंटेंस में जब भी सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को हम इलेबोरेट करने के लिए, उसके बारे में एग्जेजरेट करने के लिए अगर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर वो आपका क्या होता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये तो आपका प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन और ये भी नाउन। तो आप एक चीज़ समझेंगे यहाँ पर, जैसे अगर हम बोल रहे हैं किसी व्यक्ति का नाम, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं नरेंद्र। अगर हम नरेंद्र के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें नरेंद्र के नाम के बदले अगर हमें यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ही। ऐसा सपोज कीजिए अगर हमें किसी लड़की का नाम, जैसे हमने अभी जस्ट आपका राधा के बारे में हमने अभी जस्ट बात किया है, तो राधा के लिए हम क्या बोल सकते हैं, राधा के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, तो उसके नाम के बदले हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर सी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। या कोई भी थिंग्स ले लीजिए, जैसे कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी थिंग्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, उसके लिए यूज़ करते हैं इट वर्ड यूज़ करते हैं, इट। उसके लिए IT जो है ये इट वर्ड यूज़ करते हैं। IT इट मतलब कई बार ये इसका मीनिंगलेस मतलब भी होता है, कुछ मतलब ही नहीं होता है, कई बार इसका मतलब यह भी होता है। तो आप ये समझिए इट का मतलब यह भी होता है, कई बार ये मीनिंगलेस होते हैं। और दो सब्जेक्ट जो होते हैं इसके बारे में हम एक क्लास में आपको बताएंगे। तो इंडक्टरी जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इंडक्टरी सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम बात करें, जहाँ पर कोई सब्जेक्ट का अस्तित्व नहीं हो, वहाँ पर जो है वो सहारा लेते हैं सब्जेक्ट का, वो एक सहारा लेते हैं इट का और एक सहारा लेते हैं यहाँ पर देयर का, तो ये दोनों जो है इंडक्टरी सब्जेक्ट है। जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं वहाँ पर इन दोनों सब्जेक्ट का सहारा लिया जाता है। वैसे देयर का मतलब वहाँ भी होता है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट के सेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आपने ये जो है सब्जेक्ट के ऊपर हमने जो अभी बताया है कि सब्जेक्ट होने के लिए हमें चाहिए नाउन या प्रोनाउन। तो ये जो तीनों के तीनों हैं ये क्या है, आप बता सकते हैं यहाँ पर, ये जो तीनों के तीनों जो है वो क्या है, ये जो तीनों के तीनों है वो क्या है बताएंगे यहाँ पर। ये तीनों के तीनों आपके सब्जेक्ट है, ये तीनों के तीनों जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अब वर्ब के बारे में, थोड़ा सा आप वर्ब के बारे में आप समझिए। अगर हम वर्ब के बारे में बात करते हैं, बहुत लोग इसको वर्ब बोलते हैं बट वर्ब नहीं होता है, वर्ब होता है। अगर हम वर्ब के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्ब मतलब क्रिया होता है। आप ऐसे हिंदी तो उतना हमें करना नहीं है यहाँ पर, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं वर्ब के ऊपर तो वर्ब दो ही तरह के होते हैं। अब बोलेंगे सबसे पहले तो ये बताइए कि वर्ब एक्चुअली होता क्या है। अ वर्ड दैट शो स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ डूइंग, या तो किसी चीज़ के होने को दिखाए या तो किसी काम को करने को दिखाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर वर्ब कहते हैं। यहाँ पर तो ये जो होते हैं ना, ये जो वर्ब होते हैं वो दो तरह से यहाँ पर डिवाइडेड होते हैं। तो जो ऐसा शब्द या तो किसी भी काम को होने को दिखाए, जैसे अगर बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर जो वर्ब है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कौन सा वर्ब है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ना जो हमारा है वो क्रिया है, कहीं ना कहीं हम एक्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ डूइंग को दिखा रहा है, तो यहाँ पर वो क्या होगा, आपके वर्ब होंगे। इसके अलावा अगर हम बोल रहे हैं जैसे वह राहुल है, तो राहुल के होने को दिखा रहा है तो है भी क्या है, एक वर्ब है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो वर्ब है ना वो दो कैटेगरी में होते हैं। एक का काम क्या होता है कि शो करना, स्टेट ऑफ डूइंग मतलब किसी भी चीज़ को करने को दिखाना, राइट, किसी भी चीज़ को करने को दिखाना, दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ डूइंग। इसके अलावा जो हमारा होता है एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग, दोनों को हम कैटेगराइज करते हैं यहाँ पर। स्टेट ऑफ बीइंग, अब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ डूइंग के बारे में, तो आप स्टेट ऑफ डूइंग में हम बोलते हैं कि मेन वर्ब, कौन से वर्ब आते हैं, मेन वर्ब। आप समझिए कि अगर हम मेन वर्ब कह रहे हैं तो मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, तो आप समझिए मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, जो किसी भी काम को होने को नहीं करने को दिखाए, राइट, मतलब किसी भी चीज़ के होने को दिखाए तो वो स्टेट ऑफ बीइंग होते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग के सेंस में हम उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं यहाँ पर,
या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं यहाँ पर, या हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो ये दोनों नाम इन्हीं का है यहाँ पर, या तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बोलना काफ़ी आसान होता है। तो अब बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेट ऑफ डूइंग के बारे में। मेन वर्ब, मेन वर्ब के भी तीन नाम होते हैं यहाँ पर, एक तो मेन वर्ब, दूसरा होता है यहाँ पर लेक्सिकल वर्ब, तीसरा होता है यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब, राइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं मेन वर्ब के ऊपर, किसके ऊपर बात कर रहे हैं? मेन वर्ब के ऊपर। आप समझिए मेन वर्ब का क्या मतलब है। जब भी किसी काम को करने को दिखाए उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। जैसे आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे ऐसे, जैसे हम बोल रहे हैं पढ़ना, लिखना, आना, खाना, जाना, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ कॉमन है, जब भी हिंदी शब्द में, जब भी हिंदी शब्द में, आप समझिए हिंदी में जब भी हिंदी शब्द के अंत में, जब भी हिंदी शब्द के अंत में अगर आपको ना मिल जाए, ना लगा हुआ, अब बोलेंगे ये कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर ना लगा मिल जाए, ना लगा हो। लेकिन एक चीज़ इसमें पॉइंट में क्लियर करना है कि ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए, किसी जगह का नाम नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का नाम नहीं होना चाहिए, किसी एक्शन का नाम होना चाहिए। तो जब भी किसी एक्शन का नाम होगा तभी जाकर के ये मेन वर्ब होगा। सपोज ऐसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, आप आइडेंटिफाई करके बताइए। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि पढ़ना, तो पढ़ना एक एक्शन है। जब तक आप चीज़ों को रीड नहीं करेंगे तब तक उस स्थिति को, उस स्टेट को हम पढ़ना नहीं कह सकते हैं। आप बैठे हैं तो उसको हम बैठना कह सकते हैं, आप रो रहे हैं तो उसको हम रोना कह सकते हैं, सो रहे हैं तो सोना कह सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप सो रहे हैं तो उसको हम पढ़ना कह दे। तो स्टेट ऑफ जो डूइंग होता है ना, जब जो काम कर रहे हैं तभी उसको हम दिखा सकते हैं। तो पढ़ना जैसे मतलब रीड कह सकते हैं। जैसे स्पीक, अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम ये ऐसे मतलब गुमसुम ऐसे है, मतलब ऐसे गूंगे की तरह खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो स्टेट ऑफ डूइंग को दिखा रहा है। तो जो स्टेट ऑफ डूइंग को दिखा रहा है तो वो हम उसको नहीं बोल सकते हैं कि वो बोल रहा है। जब कोई आदमी शांत है तो उसको हम शांत बोल सकते हैं, जो आदमी बोल रहा है उसको हम बोलना बोल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बोले दूसरा अगर हम बात करें इसी में बोलना, तो आप ये देख पा रहे हैं जैसे कूदना, पढ़ना, लिखना, ये सारे के सारे जो वर्ड है ना, ये सारे के सारे जो वर्ड है ये क्या है बताएंगे यहाँ पर, ये सारे के सारे मेन वर्ब है। ये कौन सा है? तो मेन वर्ब। अगर हम बात करें इसमें और भी हम चीज़ आपको बताते हैं, क्लियर करते हैं। एक और चीज़ आपको क्लियर करते हैं यहाँ पर, एक और चीज़ क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम बात करते हैं आपको लग रहा होगा कि पटना, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिए। आइए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पटना कौन सा वर्ब है, तो आप बोलेंगे पटना वर्ब है ही नहीं, इसमें भी तो ना लगा है ना। तो हमने आपको पहले ही क्लियर किया था कि किसी व्यक्ति, किसी जगह या किसी भी अन्य चीज़ों का नाम नहीं होना चाहिए, किसी क्रिया का नाम होना चाहिए। सपोज दैट जैसे किसी लड़की का नाम है करीना, तो क्या ये वर्ब हो जाएगा? नहीं। ये किसी लड़की का नाम है, जब भी नाम होगा तो किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी लड़की का नाम हो गया, तो ये नाउन होगा, ये कभी वर्ब की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे एक बीमारी आया था यहाँ पर, कोविड-19, कोरोना, तो क्या ये वर्ब होगा? नहीं, ये आपका यहाँ पर नाउन होगा। आप ये समझिए बात को, राइट। ये किसी डिजीज का नाम है, तो आप यहाँ पर इसको क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारे के सारे जो है these all are noun, these all are noun। तो इसको आप नाउन की कैटेगरी में यहाँ पर रखेंगे, इसको आप नाउन की कैटेगरी में रखेंगे यहाँ पर। तो ये आपको वर्ब वाला जो सेक्शन है, ये मेन वर्ब, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम आपको एक बार और रिमाइंड कराते हैं, जब किसी शब्द के अंत में ना लगा हो, लेकिन वो किसी व्यक्ति, जगह या किसी अन्य चीज़ों का नाम नहीं होना चाहिए, किसी क्रिया का नाम होना चाहिए, तभी जाकर के उसको हम वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पर एक्शन का नाम होना चाहिए, है ना, जैसे। तो ये मेन वर्ब वाला सेक्शन आपको कंप्लीट हो गया। मेन वर्ब में भी आप बताइएगा, यहाँ पर जो मेन वर्ब होते हैं उसके 5 फॉर्म होते हैं, मतलब ये 5 फॉर्म्स होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर 5 जो है इसके फॉर्म्स होते हैं, यानी कि इसके 5 रूप होते हैं, इसके 5 रूप होते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, तो मेन वर्ब के ऊपर, मेन वर्ब के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं बताएंगे यहाँ पर, इसके जो फॉर्म्स होते हैं वो कितने होते हैं, इसके जो है वो 5 फॉर्म्स होते हैं, इसके जो है वो 5 फॉर्म्स होते हैं, इसके 5 फॉर्म्स होते हैं। पहला जो फॉर्म्स होता है आप समझिएगा, जैसे V1। सेकंड जो हमारा फॉर्म होता है वो होता है आपका V2, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है हमारा V3, और जो हमारा फोर्थ फॉर्म होता है हमारा होता है V4। अगर हम बात करें यहाँ पर जो फिफ्थ फॉर्म है वो हमारा होता है यहाँ पर मेन वर्ब, मेन वर्ब का ये फिफ्थ फॉर्म है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, इसमें हम आपको 2-3 चीज़ आपको क्लियर करेंगे। क्या क्या क्लियर करेंगे वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। जैसे जो हमारा बेस फॉर्म होता है वर्ब का, जो बेस फॉर्म होते हैं, क्या होता है यहाँ पर बेस फॉर्म। जो हमारा बेस फॉर्म होता है वो क्या होता है बताएंगे यहाँ पर, जो बेस फॉर्म होते हैं मेन वर्ब के V1 वाला पार्ट, राइट। यानी कि इसी से सब का निर्माण हुआ है। जैसे अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम कह रहे हैं गो, जैसे हम क्या कह रहे हैं गो,
तो आप समझिए इस बात को, इसका जो ये होगा V2 तो हम इसको बोलेंगे वेंट, क्या बोलेंगे यहाँ पर, वेंट। इसका जो ये होगा V3 वो होगा गॉन। अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये V4 है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा गोइंग, ये हो जाएगा आपका गोइंग। और जो यहाँ पर ये आपका ये जो यहाँ पर ये जो क्या है बताएंगे यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म, तो उसमें हम क्या बोलेंगे यहाँ पर गोज। ये बहुत सारे लोग जो मेरे से पढ़े होंगे ऑफलाइन में उसको पहले से ही चीज़ें क्लियर होंगी हैं, मतलब ये ऐसी चीज़ें नहीं है, मतलब बहुत ही टफ चीज़ें नहीं है, बट जो नए पर्सन है, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो अगर हम बात करें बेस फॉर्म के ऊपर, तो बेस फॉर्म जो हमारा है वो क्या है यहाँ पर V1। अगर हम बात करें स्पीक, राइट, क्या बात कर रहे हैं, स्पीक, तो बताएंगे यहाँ पर स्पीक का क्या होगा यहाँ पर, तो हम बोलते हैं स्पोक, क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्पोक। अगर हम बात करें यहाँ पर V3 के ऊपर तो क्या होंगे यहाँ पर, स्पोकन, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर V4 के ऊपर तो होंगे यहाँ पर स्पीकिंग, स्पीकिंग। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हो जाएगा यहाँ पर स्पीक्स। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है ना ये चीज़ें ऐसे बदल रही है। आप देखिएगा ये पहला फॉर्म तो रहेगा ही, इसमें से 3 फॉर्म आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, ये वाला चौथा फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म और यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म, तो 3 फॉर्म ऐसे ही याद होगा। दिक्कत कहाँ पर आती है, तो आती है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में और यहाँ पर थर्ड फॉर्म में। आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये चेंजेस हो पा रहे हैं ना, मतलब चेंजेस हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें चेंजेस होने के इसके भी कुछ साधारण नियम है, हम आपको एक एक करके चीज़ें बताते हैं। अगर यहाँ पर आप देखिएगा V1 प्लस ING, तो ये किस फॉर्म में आएंगे, यहाँ पर V1 प्लस ING को हम V4 कह सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें V1 में S या ES जोड़ दें, V1 में हम क्या जोड़ दें, S या ES अगर हम जोड़ दें, इस V1 में S या ES जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, V5, राइट। आप ये बात समझिए। तो जैसे हम अगर कह रहे हैं, जैसे अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे अगर हम कह रहे हैं प्ले, आप समझिए यहाँ पर जैसे कह रहे हैं प्ले, तो इसका क्या हो जाएगा, तो हम बोलते हैं सेकेंड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म प्लेड। और अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये भी प्लेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम फोर्थ फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लेइंग हो जाएगा। अगर हम बात करें फिफ्थ फॉर्म तो ये हो जाएगा आपका प्लेज। आप इसमें आप एक चीज़ गौर कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो V2 है ना और जो यहाँ पर V3 है, इस दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप ये देख पा रहे हैं। तो हमने आपको एक चीज़ और बताया है कि जो 95% इंग्लिश में जो वर्ब होते हैं 95% जिसमें क्या लगे होते हैं V2 और V3 में, V2 और V3 में क्या लगा होता है, ED लगा होता है लास्ट में, ED। आप ये चीज़ देखिएगा कि अगर V2 में ED लगा है तो V3 में भी क्या लगेगा, ED लगेगा। आप जहाँ भी देखेंगे उसको ये चेंज आपको मिलेगा। और जो 5% वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें चेंजेस होते हैं, मतलब वो V2 में कुछ और होगा और यहाँ पर या V3 में कुछ और होगा, मतलब दोनों में चेंजेस होंगे यहाँ पर। तो ये जो वर्ब होता है ना, वो वर्ब की क्लास हम आपको एक प्रोवाइड करा देंगे, उसमें आपको पूरा क्लैरिटी दे देंगे हम आपको कि कैसे कौन से वर्ब होते हैं, कौन से इरेगुलर होते हैं, कौन से रेगुलर होते हैं, कौन से नॉन फाइनाइट होते हैं, कौन से फाइनाइट होते हैं। ये सारे के सारे चीज़ें जो है हम आपको डिस्कस करके एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे यहाँ पर। तो ये उम्मीद है कि आपको ये जो है मेन वर्ब वाला फॉर्म्स आपको समझ में आ गया होगा और ये डेफिनेटली एक अच्छा स्पीकर बनने की तरफ आप जो है मूव कर रहे होंगे। तो बेस फॉर्म भी समझ आ गया, V2 V3 कब ये चेंज होते हैं, तो 5% केस में ये चेंज होते हैं, 95% में V2 और V3 में ED लगा होता है। तो ऐसे ही आपका याद हो जाएगा। जैसे अगर हम बोलते हैं यहाँ पर और भी कुछ ले रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं एक वर्ड वॉच, तो वॉच का क्या होगा, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग, वॉच, समझ में आ गया। ऐसे भी बोल सकते हैं आप, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर लीव, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग और लिव्स, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है अगर क्लास को आप अच्छे से अटेंड करेंगे तो ये मेन वर्ब भी आपका क्लियर हो गया, राइट। मेन वर्ब भी आपका क्लियर हो गया। तो मेन वर्ब में हमने आपको क्या बताया अभी जस्ट कि इसके 5 फॉर्म होते हैं और इसका काम होता है स्टेट ऑफ डूइंग को दिखाना, कि कोई काम चल रहा है या कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है उसको दिखाना मेन वर्ब का काम होता है। शब्द के अंत में ना लगा हो, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जानवर या किसी जगह का नाम नहीं होना चाहिए, किसी क्रिया का नाम होना चाहिए, किसी एक्शन का नाम होना चाहिए, तभी जाकर के जो है मेन वर्ब होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में हम आते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारा है यहाँ पर, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है बताइए, तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारा इसमें होगा ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब।
आप समझिए हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब का एक्चुअली मीनिंग क्या है? ये सहायक क्रिया है, मतलब ये सहायता करने के लिए, नाम ही से पता चल रहा है कि यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि ये हेल्पिंग इसका काम है, राइट। तो अगर हम हेल्पिंग की बात करते हैं तो ये हेल्प करना इसका काम होता है, चीज़ों की हेल्प करना इसका काम होता है। अब जैसे देखिए, आप सपोज कीजिए ऐसे, जब भी हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए प्लेइंग इसमें तो मेन वर्ब है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये यहाँ पर फोर्थ फॉर्म है, यहाँ पर प्ले का इसमें हमने आईएनजी जोड़ा है तो ये प्लेइंग हो गया। अब देखिए इसमें हेल्प करने का काम कौन कर रहा है? इसमें हेल्प करने का काम कर रहा है एम, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे? तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एम है। एम क्या है बताएंगे यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। हम आपको पहले ही बता देते हैं इसका काम होता है, इसका क्या काम होता है? जिसका काम होता है स्टेट ऑफ बीइंग, किसी भी चीज़ के होने को दिखाना, मतलब कोई भी व्यक्ति को होने को दिखाना, ये कोई भी वस्तु को होने को दिखाना, तब जो है स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे वह चेयर है, वह लड़का है, वह लड़की है ना, वो तुम किसान हो, तो ये किसी भी चीज़ को अगर जब हम दिखाने की बात करते हैं तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सपोज, अगर मान लीजिए हम ऐसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कि ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, तो आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं, ये 24 होते हैं। अभी हम इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कुछ भी होते हैं। स्पोकन के लिए प्रकार सीखना जरूरी नहीं है। स्पोकन के लिए जब भी हम इंग्लिश जो स्पोकन की बात करते हैं, इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू हैव टू फोकस ऑन, मतलब प्रैक्टिस पर आपको फोकस करना है, मतलब यू विल हैव टू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू विल हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, देन डेफिनेटली यू स्पीक इंग्लिश, राइट। तो हम आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी हम 24 लेटर मतलब 24 हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं आप समझिए। जैसे हम बोलते हैं एक वर्ब इसमें होता है टू बी, क्या होता है यहाँ पर? टू बी। जैसे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ना है। एक होता है आपका यहाँ पर टू डू। अब देखिएगा टू बी टू डू, ये ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। आप देखिए यहाँ पर जैसे हम बोल रहे हैं टू बी टू डू, और एक होता है यहाँ पर टू हैव, क्या बोलते हैं यहाँ पर? टू हैव। तो अगर हम टू हैव की बात करें, यहाँ पर टू हैव की बात करें तो ये तीन ही कैटेगरी लग रहे हैं। बट यहाँ पर आप देखिएगा टू बी में जो आते हैं वो कौन आते हैं? इज एम आर। तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? यहाँ पर टू बी के कैटेगरी में। वॉज वर, ये भी टू बी के कैटेगरी में। इसके अलावा तो ये कितने हो गए? 5। पहले हम आपको 24 गिनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डू डज, और बात करते हैं यहाँ पर डिड, डू डज और डिड की बात करते हैं, तो आप बताइएगा यहाँ पर ये जो है ये टू डू वर्ब की कैटेगरी है। अगर हम बात करें टू हैव की, तो टू हैव कौन सा होगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पर हैव, इसके अलावा हैज़, इसके अलावा यहाँ पर हैड। तो ये जो तीनों है ना, ये किस कैटेगरी में आते हैं आप बताएंगे? यहाँ पर ये तीनों जो है आपके आते हैं यहाँ पर किस कैटेगरी में? ये आते हैं ये जो है टू हैव की कैटेगरी में। इसके अलावा यहाँ पर मॉडल वर्ब की बात करें, अब कौन कौन से मॉडल वर्ब होते हैं? तो बोलेंगे शैल, विल, कैन, शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, मस्ट और ought to, मस्ट ought to। ये कितने हो गए आपके यहाँ पर? ये हो गए पूरे के पूरे यहाँ पर 10, 2 4 6 8, और यहाँ पर एक और 2 4 6 8 9, और यहाँ पर एक 10, तो ये 10 हो गए यहाँ पर। इसके अलावा तो ये मॉडल्स है, इसको आप मॉडल्स भी बहुत लोग कहते हैं, तो ये मॉडल्स है। आप समझिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप मॉडल्स वर्ब का अच्छा जानकारी अगर आपके पास है तो आप स्पोकन में इसका अच्छा खासा यूज़ करके अपने स्पोकन इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा मार्जिनल या सेमी मॉडल्स कहते हैं यहाँ पर, तो मार्जिनल की बात करें, कई सारे टीचर पता नहीं कहीं कहीं से कुछ पढ़ के आ जाते हैं, कुछ वो बता देते हैं, कुछ बताएंगे ऐसे प्योर मॉडल, जैसे ये अशुद्ध मॉडल है, ऐसे करके बताया था कई बार। तो ये सब आपको नहीं करना है, प्योर और इम्प्योर कुछ नहीं होता है।
ऐसे समझिए जैसे हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। मार्जिनल की अगर हम बात करें तो मार्जिनल में एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं डेयर, जैसे हम बात करते हैं नीड, जैसे बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हम बात करते हैं नीड, इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं एक डेयर हो गया, नीड हो गया, और एक हो गया यूज टू। तो आप इसको एक बार गिन लीजिए कितने हो गए, ये कितने हो गए बताएंगे यहाँ पर 3, और ये कितना हो गया यहाँ पर 10, ये 13 हो गए, और यहाँ पर ये कितने हो गए यहाँ पर 2 4, यहाँ पर 5, तो 18 हो गया, 18 3 21, और 3 कितने हो गए 24, ये हो गए 3, ये हो गए 3, ये हो गया आपके 5, तो 11 ये 10 ये और 3 ये 11 10 कितना हो गया 21 और 3 24, तो 24 के 24 जो है वो जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब से ही आप अंग्रेजी को बहुत अच्छा से बना सकते हैं, या बहुत अच्छा से स्पोकन इंग्लिश का आप अपने इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं, और एक अच्छे स्पीकर की तरफ, एक कदम बढ़ा सकते हैं, बनने में आप एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो आप एक एक वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे तो एक अच्छा स्पीकर हम आपको बनाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी जो है एक छोटी सी प्रयास जो है रहेगी आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं अपने लाइफ में, उसके लिए जो है हम ये प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब भी समझ आ गया। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाना, किसी भी चीज यानी कि कहीं ना कहीं उसको हेल्प करने को दिखाना। किसी भी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हो भी सकती है, किसी में नहीं भी होती है, मतलब मैक्सिमम टाइम हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। जहां पर मेन वर्ब स्ट्रांग होती है वहां पर हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं भी होती है। आप देखेंगे कई बार, जैसे आप सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे वहां पर हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं होता है, बट नेगेटिव या इसके अलावा जो भी आता है वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। आप इसमें से कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसका मेन वर्ब के तौर पर भी यूज किया जाता है। आप ये भी जान लीजिए, जब सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हो तब हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज का मतलब ये हो गया कि पहले मेन वर्ब को प्रायोरिटी देते हैं यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेंटेंस में यदि मेन वर्ब नहीं हो, हेल्पिंग वर्ब हो, तो उस कंडीशन में मेन वर्ब भी वही होता है, हेल्पिंग वर्ब भी वही होता है। आप ये समझिए, जैसे आई एम अ टीचर, यहाँ पर एम जो है वह हेल्पिंग वर्ब तो है, बट इसको मेन वर्ब भी बनना पड़ रहा है क्योंकि इसमें मेन वर्ब है ही नहीं। आई हैव अ मोबाइल, यहाँ पर आई जो हैव जो है वो हेल्पिंग की तरह भी काम कर रहा है, और इसमें मेन वर्ब है ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब भी इसी को बनना पड़ेगा। तो आप ये समझ पा रहे हैं चीज़ों को अच्छे से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्या कर लेते हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट, जिस प्रकार से हमने आपको बताया था सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट होने के लिए भी किसकी आवश्यकता होगी, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। आप समझिए इस बात को, इस बात को समझिए, ऐसे नाउन प्रोनाउन की आवश्यकता होगी। अब जैसे हम ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है, क्या ऐसे बोल सकते हैं ये कम्स आफ्टर, ये कब आते हैं यहाँ पर, कम्स आफ्टर वर्ब, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर ये कब आते हैं बताएंगे, यहाँ पर कम्स आफ्टर वर्ब, या स्पेशली मेन वर्ब की भी बात करते हैं, मेन वर्ब। तो ये वर्ब के बाद आते हैं कौन बताएंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, ही इज अ फार्मर, अगर हम कह रहे हैं ही इज अ फार्मर, तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ये आपके हेल्पिंग वर्ब जो, लेकिन मेन वर्ब है क्या इसमें, नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका कौन सा, आपका मेन वर्ब। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कौन से वर्ब होंगे, तो ये कौन से वर्ब होंगे, ये तो वर्ब है ही नहीं, ये तो आपके नाउन है। बट यहाँ पर हमने आपको क्या बताया है, हमने क्या बताया आपको कि ये जो है ना, ये जो कम्स आफ्टर वर्ब, ये वर्ब के बाद जो आते हैं, तो यहाँ पर मेन वर्ब यही है, तो वर्ब के बाद जो आ रहे हैं वो क्या होंगे आपके, वो होंगे आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये यहाँ से लेकर के ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं सपोज एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम ऐसे देखें, जैसे बोल रहे हैं यू आर डूइंग वर्क। अब बताइए यू आर डूइंग वर्क में क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में क्या है, किसी का नाम नहीं है, ये क्या है बताएंगे, यहाँ पर नाम के जगह पर यूज किया प्रोनाउन है यहाँ पर। ये आपके हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपके मेन वर्ब। मेन वर्ब होता है तो पहला प्रायोरिटी हम मेन वर्ब को देते हैं, और इसके बाद क्या बच गया, तो वर्ब के बाद जो भी बच जाता है रिमेनिंग पार्ट, वो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो वर्क यहाँ पर क्या है बताएंगे, यहाँ पर वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। सपोज ऐसे देखिएगा आप, जैसे कह रहे हैं यहाँ पर आई नो यू। आप ये बात समझिए,
जैसे कह रहे हैं आई एक सब्जेक्ट है, ये आपके मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद कौन से पार्ट बच गए, यू, तो यू आपके ऑब्जेक्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो आप ये समझ पा रहे हैं ना। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे यू नो मी, यू नो मी, आप एक चीज समझिए, जैसे ये आपके सब्जेक्ट है, इसमें आपको एक चीज क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर यू आने से कोई बदलाव नहीं, जहां पर सब्जेक्ट की जगह पर भी यू रहेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी क्या रहेगा, यू रहेगा। लेकिन आई को अगर हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं तो क्या बन जाता है, वो मी बन जाता है। क्या बन जाता है, मी। समझ पा रहे बात, तो ये मी बन जा रहा है। तो हमने आपको क्या बताया कि जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट कब आता है, तो वर्ब के बाद ही आता है। मेन वर्ब हो, अगर मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब के बाद, अगर मेन वर्ब नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्वियसली वहां पर जो है वो वर्ब ही आते हैं और वर्ब ही होते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट होने के लिए हमें नाउन या प्रोनाउन की आवश्यकता होगी। चलिए, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, तो या तो नाउन या तो प्रोनाउन या तो नाउन इक्विवेलेंट। एक वर्ड होता है नाउन इक्विवेलेंट, एक वर्ड होता है यहाँ पर नाउन इक्विवेलेंट, यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट कौन होते हैं, तो एक होते हैं जेरंड, जो आपको लगेंगे यहाँ पर कि वर्ब ही है बट वर्ब नहीं होते हैं, आप समझिए। जैसे एक होता है जेरंड, एक होते हैं आपके इन्फिनिटिव्स, एक होता है पार्टिसिपल। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये क्या होता है बताएंगे यहाँ पर, नाउन इक्विवेलेंट होता है। नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम नाउन के तरह कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। आप इसको वर्ब की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं वॉकिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, या वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो हम क्या बोल सकते हैं, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इसका मतलब ये वॉकिंग जो है जेरंड है। टू वॉक इज अ गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ए नहीं लगाना उसमें, तो हम बोलते हैं यहाँ पर इन्फिनिटिव से वो, राइट। तो ऐसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये स्मोकिंग अगर हम B4 का इस्तेमाल, अगर हम सब्जेक्ट के तौर पर करते हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पर करते हैं तो वो जेरंड कहलाते हैं। अगर 2+V1 का इस्तेमाल अगर हम सब्जेक्ट के तौर पर करते हैं या ऑब्जेक्ट की जगह पर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या कहलाता है बताएंगे यहाँ पर, वो इन्फिनिटिव कहलाते हैं। आपको ये क्लियर हो गया अच्छे से, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, नाउन के समान या नाउन के तुल्य, है ना, नाउन के समान या नाउन के तुल्य, नाउन के जैसा। तो ये नाउन के जैसा ये बर्ताव करता है, राइट। चलिए, तो ऑब्जेक्ट वाला भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने आपको ये भी बताया हेल्पिंग वर्ब भी क्या होता है, कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, सारे के सारे चीज जो है इसमें हमने डिस्कस किया। और ये इंपॉर्टेंट है आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए। हम ग्रामर सिखाने के व्यू से करा ही नहीं रहे, आपको ग्रामर सिखाना एक अलग पार्ट है, यहाँ पर स्पोकन सिखा रहे हैं। तो स्पोकन में जितना रोल है ग्रामर का उतना ही हमें रोल प्ले करवाना है, उससे ज़्यादा प्ले कराने के चक्कर में आपका जो भी स्पोकन इंग्लिश बचा कुचा है वो भी खराब हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमने आपको एक एक चीज यहाँ पर डिस्कस किया, बेसिक से लेकर के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हर चीज का यहाँ पर नॉलेज दिया। तो अब जो हमारा जो डे 3 वाला सेशन होगा उसमें कई सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम ये भी देख सकते हैं, वो वाला जो सेशन हमारा होगा वो सेशन हम बात करेंगे जो जितने भी वर्ब है उस वर्ब के ऊपर हम यहाँ पर सेशन बनाए, जितने भी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब से लेकर के, और यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो सारे के सारे उस पर हम सेशन बनाए, उस पर और भी चीज़ों को इंक्लूड करें। जैसे हम उसमें सेंटेंस वाला पार्ट को इंक्लूड करें, सेंटेंस में हम आपको बताएं कौन सा सेंटेंस होता है, कैसे कैसे हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, सेंटेंस हम कैसे स्पोकन में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन हमारा उसके ऊपर होगा। अभी फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि जो हमने अभी नाउन और प्रोनाउन बताया है वो आपने समझ लिया। यहाँ पर नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, सब्जेक्ट भी हमने आपको समझा दिया, ऑब्जेक्ट भी हमने आपको समझा दिया, वर्ब भी आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव के ऊपर। ज्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बात कर रहे हैं एडजेक्टिव के ऊपर। तो हमारा जो थर्ड वाला पोर्शन है वो है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के ऊपर हम यहाँ पर थोड़ा सा बस बात करते हैं, ज्यादा नहीं इसमें दिखेंगे। मतलब इसका काम ही होता है क्वालिफाई करना, या क्वालिफाई ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या करना, उसको क्वालिफाई करना, उसके बारे में विशेषता बताना, उसमें क्या कमियां हैं, उसकी क्या खूबी है, यानी कि उसके मेरिट्स और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को बताना। क्या होता है काम बताएंगे यहाँ पर बताएंगे आप कि मेरिट्स और डीमेरिट्स को बताना किसका काम होता है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव का होता है। जैसे अगर हम बात करें कि वह ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार उसकी कहीं ना कहीं मेरिट है, गुण है। अगर कोई बेईमान है तो बेईमान उसका क्या है, गुण है। कोई दयालु है उसका वो गुण है। मतलब अगर हम बात करें
तो एक होते हैं जो अच्छे गुण होते हैं उसको गुण की श्रेणी में रखते हैं, जो बैड हैबिट होते हैं उसको अवगुण की श्रेणी में रखते हैं, डिमेरिट की श्रेणी में। तो आप समझिए बात को। तो एडजेक्टिव की ये बात करें, एडजेक्टिव में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का आकार, प्रकार, रंग, रूप, उसके अंदर के गुण, अवगुण, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है, राइट। तो एडजेक्टिव का मतलब ही होता है यहाँ पर कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने के लिए हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए कोई भी वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर वो क्या होंगे, तो यहाँ एडजेक्टिव होंगे। आपको हम ग्रामर वाला जो पार्ट पढ़ाएंगे, डीप में आपको पढ़ाएंगे कि एडजेक्टिव एक्चुअली क्या होता है, फिलहाल आप इतना समझिए। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। कोई व्यक्ति दयालु है, तो दयालु क्या है बताएंगे यहाँ पर, उसकी विशेषता है। कोई आदमी जो है यहाँ पर ब्रेव है, मतलब ब्रेव समझते हैं, बहादुर। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो है हीरो है, वीर है। कोई मतलब यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर, कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पर जो है डिसऑनेस्ट है, वो भी रख सकते। कोई व्यक्ति यहाँ पर लंबा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर ब्लैक है, कोई व्यक्ति यहाँ पर वाइट है, मतलब कुछ भी चीज़ है, रंग, रूप, आकार, प्रकार, ये सारे के सारे चीज़ किस में आएंगे यहाँ पर, ये सारे के सारे चीज़ जो है एडजेक्टिव में आते हैं, राइट। तो हमने आपको एडजेक्टिव के बारे में भी आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया। इसका नेक्स्ट पार्ट होता है एडवर्ब। ये वर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का प्रयास करते हैं, मतलब ये भी काम करते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, तो मतलब बहुत अच्छा को और अच्छा बता रहा है, बहुत, यहाँ पर बहुत क्या है, तो एडवर्ब है। तो कई सारे चीज़ हम आपको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये आपका ये जो सेशन है वो सेशन आपका स्पोकन इंग्लिश का डे 2 सेशन था, और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कस कुछ इसमें करेंगे हम आपके वर्ब के ऊपर, मतलब जो हम आपको कुछ स्पोकन वर्ड्स दिए हैं उस स्पोकन वर्ड्स को लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वो स्पोकन वर्ड्स आपको डेली यूजेस में प्रैक्टिस करने हैं। और जब भी हम आपको नेक्स्ट क्लास देंगे उसमें वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस, कुछ प्रोवर्ब्स, कुछ जो है यहाँ पर कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस, कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही अंग्रेजी आती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपने इसको भी अच्छे से समझ लिया। कोई प्रॉब्लम इसमें बताइए, जो भी हमने आपको पढ़ाया है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है बताइए। तो नहीं तो आपको सब्जेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, नहीं तो आपको किस नाउन में प्रॉब्लम हो रहा होगा, नहीं कुछ में नहीं प्रॉब्लम होगा आपको। यानी कि हमने आपको अच्छे से बताने का अच्छे से प्रयास किया है। हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आप इस उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से देखेंगे चीज़ों को। एक बार रिकॉल अगर नहीं हो पाएगा दोबारा रिकॉल करके देखिए, बट आप सीखिए चीज़ों को, है ना। यहाँ पर एटलीस्ट अगर आपको इससे कुछ हद तक भी इम्प्रूव हो रहा है तो मेरा ये छोटा सा प्रयास आपके लिए काफ़ी जो है सार्थक साबित होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, क्योंकि समय भी कम मिलता है तो उसके बेसिस पर हम क्या ही कर सकते हैं। हमने आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो आप इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा यहाँ पर। और ये प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको दे रहे हैं। इसका मकसद यही है कि चीज़ों को प्रैक्टिस करवाना यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिए, जो हमारा पहला, हमने यहाँ पर क्या बताया पहले ही, हमने आपको पहले ही इसमें क्या बताया है कि जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस वर्ड के ऊपर, तो आप इस वर्ड को समझिए। 50 वर्ड्स हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंस वर्ड स्पोकन इंग्लिश के लिए पहले से लाया है यहाँ पर, और ये वर्ड्स आपके लिए काफ़ी जो है हेल्प करेगा चीज़ों को बोलने में, एक्सप्रेस करने में यहाँ पर। तो आप समझिए, जैसे अगर बोल रहे हैं आपने कुछ भी अपने जीवन में उखाड़ा है या आपने कुछ भी अपने जीवन में किया है, तो आप उसके लिए क्या बोल सकते हैं कि ये अचीवमेंट है, राइट। ये क्या है यहाँ पर, अचीवमेंट है। कोई भी आपने अच्छा काम किया है तो ये आपके लिए अचीवमेंट है। अचीवमेंट मतलब ये होगा आपका, ये आपका होगा उपलब्धि। अचीवमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, उपलब्धि। अगर किसी भी चीज़ में मान के चलिए वो चीज़ एक्यूरेट है, एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम क्लियर, एकदम शुद्ध। तो एक्यूरेट का मतलब ये हो गया वो वाला शुद्ध नहीं, जैसे हम बोलते हैं एक्यूरेट का मतलब ये हो गया जैसे वो वाला प्योर वाला शुद्ध नहीं। जैसे अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं और वो पूरा का पूरा सही लिखा हुआ तो वो एक्यूरेट लिखा हुआ है, जितना बोल रहे हैं उतना ही लिखा हुआ है।
यहाँ पर, तो इस एक्यूरेट का मतलब होता है पूरा शुद्ध। एडिशनल की अगर हम बात करें, एडिशनल, एडिशनल मतलब अतिरिक्त होता है, और बहुत सारे लोग एडिशनल और ऑप्शनल में कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शनल का मतलब होता है जो आपने रखा है, और एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, राइट। मतलब वैकल्पिक विषय को हम बोलते हैं ऑप्शनल, और एडिशनल मतलब अतिरिक्त, जो आपने एक्स्ट्रा रखा है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे हो गया, तो एडिशनल। एडिशनल वर्ड अभी से बोलना स्टार्ट कीजिए। अगर जब तक आप बोलेंगे नहीं, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश एंड योर इंग्लिश विल बी not improve, right? So you have to a lot of practice, and definitely you will able to speak and correct English, and definitely you will be a good speaker, right? So मेरा ये जो प्रयास है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आप यहाँ पर समझिए, जैसे हम कह रहे हैं कि एडिशनल के ऊपर अगर बात कर रहे हैं, एडिशनल मतलब अतिरिक्त, जो हमारा यहाँ पर है एडवर्सिटी, और ऐसे ऐसे वर्ड को हम आपको दे रहे हैं जिसका यूज आप डेली बेसिस पे करेंगे। एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत होता है। यहाँ पर अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब क्या होता है? लगाव या स्नेह होता है या प्रेम होता है, किसी से लगाव हो गया, अफेक्शन हो गया। अफेक्शन मतलब लगाव, प्रेम, इन्फेक्शन नहीं कर रहा हम यहाँ पर। आगे देखिएगा, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, या किसी भी चीज के ऊपर अगर आप एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एक होता है आपका बॉन्ड पेपर भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। इसके अलावा जो ये एग्रीमेंट होते हैं ये हम किसी चीज से समझौता करते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि होता है, जैसे खेती वगैरह कहते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा होता है, अनाउंसमेंट मतलब घोषणा। तो ये जितने भी वर्ड्स हम आपको 50 दे रहे हैं, एक एक वर्ड को आपको याद करना है और डेली बेसिस पर आपको यूज करना है, तभी जाकर के आप अच्छा स्पीकर बन पाएंगे। और उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को बेहतर मतलब इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। आप जैसे पहले डे में थे, उस डे को डे बाय डे आपको इंप्रूव करना है। मतलब आप जब जैसे पहले डे में थे, जैसे आप बोलना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपको इंप्रूव करना है। आपको जैसे हमने आप बताया था, आपको एक्सक्यूज मी बोलना है, आपको थैंक यू बोलना है, लोगों को थैंक यू वेरी मच बोलना है, आपको कांग्रेचुलेशंस बोलना है। जितने भी वर्ड्स हमने आपको कराया था, सभी वर्ड्स को आपको यूज करना है, तो तभी जाकर के आप अच्छे से बोल पाएंगे। थिंक इन इंग्लिश। तो अगर आप बोल रहे हैं यहाँ पर कि आप एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कि आपका बैकग्राउंड नहीं इंग्लिश का, तब आप कैसे बोल पाएंगे? तो आपको कुछ चीज़ों को रटना भी पड़ेगा, और चीज़ों को प्रैक्टिस करके जो है अपने आप जो है वो आप बोलने लगेंगे। यहाँ पर बोलने के लिए कोई यहाँ पर न्यूटन का नियम नहीं चाहिए, राइट। अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है मनोरंजन, जिसको हम इंटरटेनमेंट भी कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मतलब होता है लालसा, लालसा जिसको कहते हैं, लालसा मतलब किसी का आकांक्षा, अंदर की इच्छा, उसको बोलते हैं एस्पिरेशन। तो एक एस्पायरेंट होते हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर एस्पायरेंट। जो आकांक्षी होते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पर, उसको वो किसी न किसी चीज का उसको लालसा होता है, एस्पायरेशन होता है। एस्पिरेशन मतलब लालसा या आकांक्षा। जो बैक बाइटर होते हैं, बैक बाइटर किसको बोलते हैं? जो चुगली करने वाले होते हैं, इस इधर का बात उधर कह दिया, उधर का बात इधर कह दिया। इसके अलावा हम कह रहे हैं बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब क्या होता है? तो बिहेवियर का मतलब होता है, बिहेवियर मीन्स व्यवहार होता है। अगर हम बात करें बेनिफिशियल, तो बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? लाभदायक। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक। कोई भी वर्ड आप बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप इंग्लिश बोलना प्रयास कीजिए। इंग्लिश मतलब आप पहले बोलना स्टार्ट कीजिए, एक्चुअली आप कुछ भी वर्ड से स्टार्ट कीजिए, आप मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलने का एटलीस्ट प्रयास कीजिए, तभी जाकर के बोल पाएंगे। अदरवाइज आप कभी भी आपको बोलने में नहीं बन पाएगा, नहीं बोल पाएंगे आप कभी भी। जो आप चाहेंगे एक ही दिन में हम जाकर के बहुत ही ग्रेट बन जाएंगे, नहीं हो जाएगा। आप समझिए, मतलब आपको कभी भी मतलब बोलने के लिए महान बनने की जरूरत नहीं है। आप महान बनिए, महान बनने का प्रयास कीजिए, आप चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के आप महान बनेंगे। आप ये नहीं कि आप पहले की बोलने के लिए हमें महान होने की आवश्यकता है, नहीं। आप जैसे ही आ रहा है, जो ही आ रहा है, वो बोलने का प्रयास कीजिए। और आपको मैं ये उम्मीद दिलाता हूँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप अच्छा कर पाएंगे अपने लाइफ में। यहाँ पर हम बोलते हैं बिवेयर, बिवेयर का मतलब क्या होता है? सावधान। बिवेयर का मतलब सावधान। जैसे हम बोलते हैं ब्लंडर, जैसे बोलते हैं उसको बोलते हैं ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब आप देखे होंगे, को मीम्स वगैरह देखे होंगे, मीम्स में क्या कहता है कि भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडरे हो गया, है ना। तो आप ये यहाँ पर देखिएगा, जैसे बोलते हैं ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है बताएंगे? यहाँ पर
बड़ी भूल, जब भी कोई बिग मिस्टेक हो जाता है तो बोलते हैं ब्लंडरे हो गया एकदम। आगे देखिए, बिगनर का मतलब होता है नवसिखिया, जो नया नया अभी कोई काम स्टार्ट किया है उसको हम बोलते हैं बिगनर। इसके अलावा बिट्रेयल, बिट्रेयल का मतलब होता है किसी से विश्वासघात करना, किसी को विश्वास दिला करके और उससे विश्वासघात कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लेम। तो ब्लेम का मतलब क्या होता है, किसी को दोषी ठहराना, या ब्लेम मतलब होता है अपराध भी होता है। तो आप समझिए, किसी को दोषी ठहरा रहे हैं, किसी को अगर हम बिलीवेबल बोल रहे हैं, बिलीवेबल, जैसे बिलीवेबल का मतलब ये होता है विश्वास करने लायक। तो बिलीवेबल का मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति विश्वास के लायक है तो उसको बोलेंगे बिलीवेबल। इसके अलावा हम बोलते हैं बॉदर, बॉदर के लिए एक वर्ड यूज करते हैं वैक्स, वैक्स भी यूज करते हैं। तो बॉदर मतलब होता है तंग करना, है ना, क्या करना। एक होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, बहुत लोग उसको कैपेसिटी बोलते हैं, बट नहीं, कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है यहाँ पर, क्षमता। इसके अलावा बात करें कैपेबिलिटी, अगर ऐसे बोलते हैं कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो कैपेबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, कैपेबिलिटी का मतलब योग्यता। ऐसे बोलते हैं कॉशन, कॉशन मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो आप ये बोल सकते हैं सावधानी। इसके अलावा होता है सेलिब्रेशन, मतलब उत्सव, कोई भी अनुष्ठान मना रहे हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पर उत्सव। इसे ऐसे बोलते हैं सेंश्योर, सेंश्योर मतलब होता है यहाँ पर, सेंश्योर मतलब होता है निंदा। जैसे बोलते हैं सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। सब वर्ड को बोलने का प्रयास कीजिए। हम ये भी देखे हैं बहुत सारे लोग ये जो वर्ड है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, कि मेरा डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट कहाँ लिखा है, ये तो डॉक्यूमेंट लिखा है। क्या लिखा है ये डॉक्यूमेंट लिखा है। तो आप डॉक्यूमेंट बोलिए ना, आप क्यों बोलते हैं डॉक्यूमेंट, आप समझिए। यहां पर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंपैरिजन के ऊपर, तो कंपैरिजन मतलब क्या होता है, तुलना करना। जब भी किसी व्यक्ति का या किसी चीज से हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन मतलब तुलना होता है। कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी, क्या होता है, मजबूरी। बोलता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, अंदर का जो आपका विश्वास, उसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब क्या होता है, चीजों को एंड करना, समाप्त करना। इसके अलावा बोलते हैं डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण, मतलब किसी को आप पूरा जो है जी जान जो है उस पर लुटाने के लिए तैयार है, कहीं ना कहीं आप उसके प्रति समर्पित है। तो समर्पित का मतलब ये होता है, समर्पण का मतलब होता है किसी के प्रति, किसी पढ़ाई के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति पूरा का पूरा जो है जान झोंक देना, उस पर जान निछावर कर देना, अपना जान प्राण दे देना यहाँ पर। इसके अलावा देखते हैं, अगर हम बात करते हैं डिफिशियंसी के ऊपर, तो डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, राइट। क्या होता है यहाँ पर, डिफिशियंसी मतलब कमी। अगर बोलते हैं डिले, डिले का मतलब क्या होता है, देर करना। जब भी कोई चीज, इसमें एक वर्ड और आता है यहाँ पर पोस्टपोन, पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब होता है कि रोक लग जाना यहाँ पर। जैसे कोई एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो डिले का मतलब होता है चीजों में देर करना, यहाँ पर पोस्टपोन उसी के जैसा एक वर्ड है। डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब होता है एक कंडीशन होता है, मेंटल कंडीशन, कि जैसे आप डिप्रेशन में चले गए, हमेशा आपके ऊपर उदासी छाई रहेगी और आप चीज़ों को एक्सप्रेस सही से नहीं कर पाएंगे, हमेशा सैडनेस आप फील करेंगे अपने अंदर, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर डिप्रेशन। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब होता है हानि पहुंचाना या किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं यहाँ पर। अगला यहाँ पर है डिमोरलाइज, डिमोरलाइज का मतलब होता है हिम्मत तोड़ना। अगर किसी व्यक्ति को आप डिमोरलाइज कर रहे हैं, उसका हिम्मत तोड़ रहे हैं, मतलब कहने का अगर उसको करने के कोई भी काम करने का उसके अंदर जज्बा है, लेकिन आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं। आगे देखिए, एक होता है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है, डिटर्मिनेशन मतलब होता है निश्चय करना, और ये आप इसको होमवर्क के समान मान सकते हैं। इसको आपको याद करना है डेली बेसिस और प्रैक्टिस करना है। जहां पर आपको बोलना है कि निर्णय करना, वहां पर आप बोलिए डिटर्मिनेशन, कि आपने क्या डिटरमाइन कर लिया है, तो आप ऐसे बोलिए। जैसे हम किसी को बोलते हैं मान मर्यादा, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं डिग्निटी, क्या यूज करते हैं, डिग्निटी। इसी के साथ हम आपको एक वर्ड और सिखाना चाहते हैं, एक वर्ड होता है डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, राइट, नसीब या किस्मत। इसके अलावा होता है डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाए, बोल सकते हैं कि तबीयत खराब होना है, मतलब डिस्टेम्पर हो गया। इसके अलावा होता है डोमिनेशन, डोमिनेशन का मतलब होता है दबदबा, किसी भी चीज में उसका दबदबा होना, दैट मीन्स यहाँ पर डोमिनेशन, पूरा का पूरा डोमिनेशन। हम ये बोल रहे हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है के समान, अगर किसी व्यक्ति के समान कोई है या किसी भी चीज के समान अगर कोई है, मतलब बराबर है, तो आप ये बोल सकते हैं इक्विवेलेंट। जैसे हम ये बोल रहे हैं x बराबर 2, इसका मतलब जो x है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो 2 के इक्विवेलेंट है, ऐसे आप समझिए। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम चले गए। यहां पर आप देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं एविडेंस,
अगर एविडेंस की बात करें, जो एविडेंस है, एविडेंस मतलब प्रमाण होता है, साक्ष्य होता है। आपने अगर कोई चीज किया है तो अगर आप कहीं पर भी कोई किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दोष आरोपण कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, तो वहां पर आप ये बोल सकते हैं, वहां पर आपको पूछा जाएगा क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है, कोई साक्ष्य है कि ये व्यक्ति ने ऐसा किया है। एक वर्ड होता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्तेजना, उतावला हो जाना, एक्साइट हो जाना। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब आशा होता है। और इसी के साथ साथ एक वर्ड आपको हम कराना चाहेंगे जिसका नाम है यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट। ऐसे बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट मतलब एक तरह से निराशा होता है यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ पर बताते हैं एक वर्ड होता है यहाँ पर आई विटनेस। आई विटनेस का मतलब होता है जस्मदीद गवाह। आप देखते हैं कि आप जैसे कोई भी पर्सन को कोर्ट वगैरह में पेशी करते हैं तो क्या बोलते हैं कि जज साहब मैं इस काम का, मैं इस जो ये गुनाह उन्होंने किया है उसका मैं जस्मदीद गवाह हूं, उसका मैं जस्मदीद गवाह हूं, तो क्या मुझे बोलने की इजाजत है? तो वहां पर क्या बोला जाता है? हाँ इजाजत है। तो आप ये समझिए जस्मदीद गवाह का मतलब होता है कि आंख से देखा हुआ, अगर कोई भी क्राइम को आंख से देखा हुआ, किसी गुनाह को आंख से देखा हुआ जो व्यक्ति होते हैं उसको, ऐसे गवाह को हम बोलते हैं आई विटनेस, मतलब जस्मदीद गवाह। बोलते हैं एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है किसी का भंडाफोड़ कर देना, वेद खोल देना, मतलब उसके बारे में जितने भी चीजें हैं सब कुछ बता देना, उसको बोलते हैं किसी को एक्सपोज कर देना। राइट, आगे देखिए एक होता है एवर लास्टिंग, एवरग्रीन। एवर लास्टिंग ये हमेशा के लिए रहने वाला, उसको बोलते हैं एवर लास्टिंग। एक होता अभी ये बताया था हम आपको डॉक्यूमेंट, मतलब दस्तावेज, जो आपके कागजात होते हैं उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। इसके अलावा एक वर्ड होता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, और ये वर्ड तो काफी ट्रेंड में है। आप ये बोल सकते हैं डिवोर्स। डिवोर्स का मतलब क्या होता है? डिवोर्स मतलब होता है तलाक। मतलब आज के डेट में तो आप देख ही पा रहे हैं कि कितने लोगों का तलाक हो रहा है। तो तलाक इन द सेंस कि जब भी पति पत्नी अलग होते हैं तो एक कागजात वगैरह के थ्रू जो है, एक डॉक्यूमेंट के थ्रू उसको जो है ना तलाक वगैरह करके वो सेपरेट हो जाते हैं, और तब नहीं तो उससे कोई उसे मतलब रहता है, नहीं तो उससे कोई उसे मतलब रहता है, इन द सेंस कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो डिवोर्स के थ्रू यहाँ पर। नेक्स्ट हम आपके लिए एक कुछ यहाँ पर ये प्रोवर्ब्स भी लेकर आए हैं। तो प्रोवर्ब्स में हम आपको क्या सिखाएंगे, समझिए। प्रोवर्ब्स में जब भी आप कोई भी स्पोकन में कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पर क्या करना है कि आपको ये वर्ड कई बार यूज कर देना है। जैसे बीच बीच में ईमानदारी के बारे में बात हो रही है कि भाई वो बहुत लड़का जो है ना वो बहुत ईमानदार है, तो वहां पर उस तरह की जो बातें चल रही है उसमें आप इस वर्ड को फटाक से यहाँ पर लगा दीजिए। क्या बोलेंगे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो उस लड़के में है, उस बंदे में है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर जहां चाह वहां राह। अब ये बोलते हैं कि कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है और वो किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, तो बोलते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहां राह, मतलब जहां पर कहीं से भी लोग कुछ भी बन सकते हैं अगर वो चाहे तो यहाँ पर ये जो है ये सूट करता है यहाँ पर ये वाला आपका प्रोवर्ब, मतलब कहावत। प्रोवर्ब मतलब होता है कहावत, याद रखिएगा। और हम डेली बेसिस पर जब भी हम आपको यहाँ पर ये सेशन अपलोड करके देंगे तो वहां पर उस सेशन में हम आपको कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस, कुछ डेली यूजेज सेंटेंसेस हम आपको दे देंगे और उसको आपको प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा। एक यहाँ पर कहावत होता है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए, जो मुश्किल समय में साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। सही बात है, जो मुश्किल समय में साथ दे, जो मुसीबत में साथ दे, वही तो मित्र होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है ना जो इंसान को पूर्ण बनाती है, किसी भी काम में परफेक्ट बनाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड है, मतलब नेक्स्ट हमारा प्रोवर्ब है एज यू सो यू रीप। इसका मतलब क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसे ही आप सामान बोएंगे वैसे ही आप काटेंगे। अगर आप बबूल का पेड़ लगा रहे हैं तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उसमें से आम फरेगा या आम फलेगा, कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जैसे आपकी करनी होगी वैसे ही आप उसका जो है खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये सारे जो वर्ड्स है, जो सारे के सारे जो प्रोवर्ब है वो हमने आपको कराने का प्रयास किया और वर्ड्स भी आपको कराने का प्रयास किया। तो उम्मीद है ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने पढ़ने वाले फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए और इसी तरह के वीडियोस हम आपको अपलोड करके देते रहेंगे और चीज़ों को आप सीखते रहेंगे और बहुत हद तक जो है आपकी अंग्रेजी इंप्रूव करके दिखाएंगे। यहाँ पर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।